हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंता क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है आज की मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें हम इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक रूप है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जिसको हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को डायनमो के मैकेनिकल रोटेशन के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा घर हो या ऑफिस हो या स्कूल हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। फैन चलाना है, लाइट चलाने हैं, कोई भी इक्विपमेंट चलाना है, हॉस्पिटल्स में मशीनों के लिए जो भी मरीजों के लिए जो भी मशीनें हैं उनको चलानी है, हर जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हमारे लाइफ से कुछ घंटे के लिए ही बिजली गायब हो जाती है तो लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह क्लीन है, साफ़ सुथरी एनर्जी है, क्योंकि न तो इसमें कोई धुआं निकलता है, न तो कोई स्मेल है। तो सब पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि क्लीननेस, साफ सुथरी एनर्जी है। सेकेंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे मतलब है वोल्टेज से, मतलब यह अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती है कि 100 वोल्ट है, 120 वोल्ट है, 150 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है, 11000 वोल्ट है। तो अलग अलग वोल्टेज पे यह ऑपरेट होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट आता है इफिशियंसी, मतलब दक्षता। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से आप छोटे से इंस्ट्रूमेंट को भी ऑपरेट कर सकते हो। कोई छोटा सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से आप उसको भी चला सकते हो, और कोई बहुत बड़ी मशीन है इलेक्ट्रिसिटी उसे भी चला सकती है। मतलब ये कैपेबल है छोटे से लेके बड़े चीज़ को ऑपरेट करने में। आखिरी जो इसका फ़ायदा है वो है कि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, केवल 2 तारों को फैला करके, और भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेंटीमीटर, मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर में होने चाहिए। इतना भी मोटा तार रहेगा तो हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब बात है सस्ता इसलिए है क्योंकि अगर हम पेट्रोल, डीजल या कोल के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसे ट्रांसपोर्ट करने में हमारा खर्च जो है वह बहुत ज़्यादा आता है। उसकी तुलना में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका खर्च बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज सबसे पहले कब हुई? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की खोज सबसे पहले कब हुई यह बता पाना इम्पॉसिबल है। यह बता पाना इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी तो वे साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में इन्होंने पहली बार बात करी कि अंबर एक सबस्टेंस होता है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कैरेक्टर दिखा पहली बार। उसके बाद बीच में हज़ारों साल तक कोई खोजें नहीं हुई, धीरे धीरे छोटी छोटी डिस्कवरीज होती रही। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वे आए सर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने ये कहा कि अगर हम अंबर ही ऐसा सबस्टेंस नहीं है जो कि इलेक्ट्रीफाई होता है, जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी दूसरे सबस्टेंसेज हैं इस नेचर में जिनमें इलेक्ट्रीफाई होने वाली प्रॉपर्टी है, मतलब उनमें क्या है, आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रीफाई मतलब आवेश उनमें उत्पन्न हो जाता है, केवल अंबर ही ऐसा सबस्टेंस नहीं है। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो वह भी इलेक्ट्रीफाई होता है। जो विलियम गिलबर्ट थे ये 1540 से 1603 ईस्वी तक में इन्होंने यह बात बताई, इस टाइमिंग के दौरान इन्होंने यह बात बताई। तो यहाँ से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी और बढ़ी। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए चार्ल्स फ्रांसिस डुफी। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। इन्होंने कल इतनी बात बताई, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। इनका जन्म 1698 ईस्वी में हुआ था और 1739 ईस्वी के दौरान इस टाइम पीरियड में इन्होंने यह बात बता दी। इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार
बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, जिसे हम आज के डेट में आप ये जानते हो कि बिजली की खोज किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही नॉर्मली बच्चों को बताया जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो ग्लास रॉड होता है, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, घसड़ते हैं, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और हिंदी में बोले तो धन आवेश आता है। जबकि इग्नोइड रॉड को जब हम फर के साथ, स्किन के साथ रब करते हैं, घसड़ते हैं, तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज आते हैं। उन्होंने बताया कि जो चार्जेस हैं, दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी हैं, वे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं और निगेटिव चार्ज हैं। ये थी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मैटर क्या है, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वह सबस्टेंस या पदार्थ या वस्तु जिसके पास उसका भार हो और वह स्थान घेरता हो, उसे मैटर कहा जाता है। जिस तरह से मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के अंदर मास जरूर होगा, उसी तरह से चार्ज भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से चार्ज भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अगर मैटर है तो उसमें चार्ज भी होगा। जिस तरह से उसमें मास होता है, उसी तरह से उसमें चार्ज भी देखने को मिलता है। दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के अंदर मास होगा, मैटर स्पेस कवर करेगा, उसी तरह से हर मैटर पे चार्ज भी होता है, हर मैटर के पास चार्ज भी प्रेजेंट होता है। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स जो होते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो आपने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने केवल इतना बताया था कि जो ग्लास रॉड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सिल्क के साथ रब करने पे, जबकि एमनॉइड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है जब उसे फर के साथ रब करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, ठीक है। एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनकी भी खोज हुई, और उन खोज के बाद ये पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बात हुई भाई फिर ग्लास रॉड जो होती है और पॉजिटिवली चार्ज होती कैसे है। भाई ये होता है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे ग्लास रॉड से हट करके सिल्क पर चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि जो सिल्क होता है वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड पे धन आवेश आ जाता है, जबकि सिल्क के का जो कपड़ा होता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। वैसे ही जब एमनॉइड रॉड को फर के साथ रब करते हैं तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे ट्रांसफ़र हो जाते हैं एमनॉइड पर, और एमनॉइड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट
चार्ज होता है या इलेक्ट्रीफाई होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के अंदर उनमें इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो कि एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने मान लिया ये क्या हो गई है ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड हो गई, प्लस माइनस ऐसे चार्जेस बड़े हुए हैं। इसको आपने एक सिल्क कपड़े के साथ रब कर दिया, इनके पास भी प्लस प्लस माइनस रैंडमली कहीं चार्जेस पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही इनका कांटेक्ट हुआ और रब हुआ कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वे क्या हुई यहाँ से उठ के क्या हुई सिल्क के कपड़े पर चले आए। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, इन पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स था, ठीक है, मान लो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स थे और 30 प्रोटॉन थे और उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ सिल्क पर चला गया। तो अब यहाँ पे जो नया नंबर आया इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, ये 16 ही बचे, जबकि प्रोटॉन्स अभी भी क्या हैं 20 हैं। और प्रोटॉन्स की संख्या क्या हुई एक बढ़ गई, तो ये क्या हुआ पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि जो अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम ऐसा होता है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस से कभी भी ये बाहर आ नहीं सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे बाहर होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं, कभी भी प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते। हमेशा कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण होती है, न कि प्रोटॉन्स की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आते, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ही एटम से बाहर निकलते हैं और वही ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या होता है कि ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने से, और एबोनाइट रॉड जो होती है जब फर के साथ रब करते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाते हैं एबोनाइट के पास और वह निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इसे थोड़ा रब करूँगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्स्ट पॉइंट आता है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। Why? Like charges repel each other. मतलब ये है कि अगर हम एक प्लस चार्ज लेते हैं और एक माइनस चार्ज लेते हैं तो एक दूसरे के क्या आएंगे पास आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे। अगर हम एक प्लस चार्ज लेते हैं एक माइनस चार्ज लेते हैं तो एक दूसरे के क्या आएंगे पास आएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। लेकिन अगर हम एक माइनस लेते हैं और दूसरा भी माइनस ही लेते हैं तो एक दूसरे के क्या करेंगे दूर जाएंगे। एक प्लस लेंगे और दूसरा भी प्लस ले लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे। मतलब ये है क्लियर कि अगर आप एक प्लस लोगे एक माइनस लोगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों प्लस ले लोगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दोनों माइनस चार्ज भी लोगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है F इटरेटिव प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब मैं आपको बताता हूँ, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर की। मतलब अगर हम Q1
घटाना है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाओ, क्योंकि इसको बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, मतलब अगर चार्ज जितने पास आएंगे, ठीक है, और उनका जो अमाउंट है वो जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। चार्ज जितने दूर जाएंगे, चार्ज जितने दूर जाएंगे उनके बीच का फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। चार्ज जितने पास आएंगे फोर्स उतना बढ़ेगा, चार्ज जितने दूर जाएंगे फोर्स उतना घटेगा। चार्ज की मात्रा आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा, चार्ज का अमाउंट जितना घटाओगे फोर्स उतना घटेगा, क्योंकि डायरेक्शन होता है उनके प्रोडक्ट के। जबकि यहाँ पे हम के को बोलते हैं के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसे ही बोला जाता है कूलॉम्स लॉ। इसे क्या बोला जाता है? कूलॉम्स लॉ। इसे ही हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने बात बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके पहले से ही। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी ये होती है, चार्जेस जो होती हैं वे कंजर्व होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वह कंजर्व होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व means it can neither be created nor destroyed। मतलब कि चार्जेस को ना तो हम बना सकते हैं ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं। ये केवल क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एक के पास से दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरे के पास से तीसरे के पास चले जाएंगे, तीसरे के पास से फिर से पहले के पास चले आएंगे। केवल उनका एक से दूसरे पर ट्रांसफर होता है, ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। जब आप टोटल अगर यूनिवर्स के चार्ज देखोगे तो हमेशा कंजर्व ही आएगा, केवल उनका ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के पास। अगला पॉइंट आता है, ये क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं। मतलब आप इन्हें जोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, उसके पास +5 कूलम है, दूसरे के पास -3 कूलम है, ठीक है, इसके पास +6 कूलम है। सभी को हम जोड़ देंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ये एल्जेब्रिक सम के बराबर आ जाएगी। मतलब 6 5 11 11 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा टोटल 8 कूलम चार्ज। मतलब आप इन्हें जोड़ भी सकते हो, एल्जेब्रिक सम के बराबर ही वैल्यू आती है जोड़ने या घटाने पर। और आखिरी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज की वैल्यू होती है वह एक इलेक्ट्रॉन पर फिक्स होती है। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। मतलब इसे आप कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिख सकते हो। चार्जेस हमेशा होल नंबर में ही लिखे जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं लिख सकते। 1.5 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। 2.5 कूलम नहीं लिख सकते। हमेशा क्या होंगे? कंप्लीट नंबर में होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻³
कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ट्रांसफर होगी। मतलब यह फिक्स अमाउंट होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है Q इक्वल टू एन ई। एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलता है Q इक्वल टू एन ई। मतलब आपको अगर दे दिया कि 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। तो आप जानते हो कि Q इक्वल टू एन ई होता है। Q इक्वल टू लिखोगे 5 कूलम इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आगे बढ़ोगे, और एन इक्वल टू हो जाएगा 5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिर 5/1.6 ऊपर आ जाएगा, काट दोगे 1.6 तो आ जाएगा मतलब आपको ये पता चल गया कि अगर 3.125 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स को हम इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे, तब जाकर के 5 कूलम चार्ज हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस पर एक ऐसा न्यूमेरिकल्स हम आपको कराते हैं ताकि Q इक्वल टू इन्हीं पर आप न्यूमेरिकल्स कर पाओ। एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया Q इक्वल टू एन से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकाल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ट्राई करो खुद से, बन जाती है तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लो और ट्राई करो, उसे वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अदरवाइज मैं इसे अब सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे नहीं बनेगा वो सोल्यूशन देख लो। तो देखिए क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाइंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। पॉलीथीन का एक टुकड़ा है जिसको वूल के साथ रब किया गया, इसने पे क्या हुआ कि उसके पास नेगेटिव चार्जेज आ गए जो कि 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम थे। अब क्वेश्चन ये करा है कि आप बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो आप जानते हो कि Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। Q की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इक्वल टू एन नहीं पता, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ से n इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे जाएंगे 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻19 कूलम से कूलम कट जाएगा अपॉन 1.6। यहाँ पे आपको ये बात में याद होगा, स्टूडेंट में आपने पढ़ा है कि जब सेम बेस होते हैं तो पावर से ऐड हो जाते हैं। तो हमें आगे मिल जाएगा 3 इंटू 90 में से घटा दोगे 10⁻12 अपॉन 1.6। अब इसको काट दोगे, आ जाएगा 16 और 16 इंटू 8 तो हम आगे बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। करंट क्या होता है दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो शायद आपने पहले पढ़ रखा है, कंडक्टर्स क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें से चार्ज पास कर सकते
कर सकता है आसानी से, उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सभी क्या है, सिल्वर में से चांदी होता है, सभी क्या है, कंडक्टर्स हैं। और कंडक्टर्स की एक खास बात ये होती है कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उन कंडक्टर्स के अंदर जब आप उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, किसी बैटरी से जोड़ देते हो, ठीक है, तो वे क्या करते हैं, वे चार्जेस मूव करने लगते हैं और क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट इंसुलेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें से चार्ज आसानी से पास नहीं हो सकते, मतलब पास ही नहीं हो सकते, ठीक है, इनमें से चार्ज मूव नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एग्जाम्पल है जैसे वुड, ग्लास, पोर्सलेन, प्योर वाटर, ऑल गैसेस। प्योर वाटर से मतलब ये है कि आप ये कहोगे कि हमारे आसपास जो पानी है या हैंडपम्प का, कुएं का, प्योर वाटर नहीं है, ये टैप वाटर है, इसमें कुछ मिनरल्स हैं और ये वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, क्योंकि वे मिनरल्स जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा, मिनरल्स क्या होंगे, आयंस के फॉर्म में चेंज होंगे, वो आपको शॉक लगेगा। तो जो प्योर वाटर होता है, केवल वाटर H2O, जो ओनली H2O होगा, इसमें कोई भी मिनरल नहीं होगा, वह क्या होगा, इंसुलेटर होगा। फिर अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद चार्जेज एट रेस्ट, मतलब जब चार्ज रेस्ट में हुए, रेस्ट चार्ज की जो स्टडी करता है जो साइंस का ब्रांच, ठीक है, स्टैटिक चार्ज का, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों अगला पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, जैसे वाटर करंट को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी के बहने को हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट, ठीक है। एयर करंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ एयर, मतलब हवा जब चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, एयर करंट। वैसे ही जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज बहता है, चार्ज फ्लो करता है, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब वही चार्ज स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स स्थिर, रुका हुआ, एट रेस्ट। तो मोशन वाले चार्ज को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और स्थिर चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आपको मन करे। अगर एक चार्ज Q एक कंडक्टर के अंदर से बहता है एक निश्चित टाइम t में, तो जो करंट होता है वह होता है I = Q/T, क्योंकि हम करंट को I से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो करंट क्या हो जाता है, I = Q/T, क्योंकि Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि कंडक्टर के अंदर से बहा, तो T क्या है, वह टाइम जितने समय के दौरान वह चार्ज फ्लो किया, बहा। यहाँ से आपको एक दूसरा फार्मूला भी मिल जाता है, Q = IT, Q = NE आप जानते ही थे, तो आपको एक और फार्मूला मिल गया, Q = IT। Q क्या है आपका, चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम। एक और फार्मूला यहाँ से मिल गया, Q = IT या I = Q/T। अब आता है अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो करंट की जो SI यूनिट है वह है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जो कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया। इनका पूरा नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। उनके सम्मान में करंट की यूनिट को क्या नाम दे दिया गया, एम्पियर दे दिया गया। तो किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट तब फ्लो करती है जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में उसमें से फ्लो होता है, तो हम बोलते हैं कि करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। करंट की जो छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर होती है, जो कि 10⁻³ एम्पियर होती है, और उससे भी छोटी माइक्रो एम्पियर होती है, जो कि 10⁻6 एम्पियर होती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है डिफिनीशन ऑफ कूलॉम। कूलॉम की डिफिनीशन क्या होती है।
करंट, तो जो प्लस चार्जेस का डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करते हैं उसी साइड क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। मैंने आपको फिगर में दिखा दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। A conductor carries a current of 0.2 ampere. Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds. यहाँ पे I दिया है 0.2 एम्पियर, T दिया है 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा और है। How many electrons will flow in this time interval if the charge on one electron is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो आपको भी बताना है कि n की वैल्यू के आगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू I, तो हो जाएगा 0.2 आपको मिल गई 6 कूलम। अब अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। तो अब लगा दीजिए Q इक्वल टू N, ठीक है। Q की वैल्यू आपको पता है 6 कूलम, N बताना है, N की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N इक्वल टू हो जाएगा 6 on 1.6 कट जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 19 on 1.6 काट दीजिए, जाएगा 3.5 आपको आईडी पता चल गया तो आप फार्मूले का इस तरह से यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इन फार्मूला के छोटे न्यूमेरिकल्स 2 नंबर तक में मिल जाते हैं। तो आपको ये करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर if 1500 coulomb charge is passed through it in 5 minutes. Calculate the current in a wire if 1500 coulomb charge passed through it in 5 minutes. Q इक्वल दिया है 1500 coulomb, टाइम इक्वल दिया है 5 मिनट्स। सबसे पहले टाइम क्या है, 5 मिनट है, और जो होना चाहिए वो आपको रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में सेकंड में। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो जाएगा 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। अब हम सवाल को लगाते हैं, आई इक्वल टू Q बाई टी, की वैल्यू हो गई 1500 कूलम अपॉन 300 सेकेंड का दिए 350 बोल सकते हैं 5 कूलम पर सेकेंड या 5 एम्पीयर, दोनों ही करंट की यूनिट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट के अंदर। चलिए देखते हैं, आई इक्वल टू रखा है 0.5 एम्पीयर, इक्वल टू दे दिया है 10 मिनट्स। देखिए टाइम हमेशा सेकेंड में रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर देंगे। 10 इंटू हो जाएगा 60 इक्वल टू 6
दिया। तो अगली वीडियो में हम इस वीडियो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से ज़्यादातर स्कूल्स बंद हैं और सभी बच्चे अपने घर पे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लास चलाती हैं, लेकिन बच्चों को शायद उतना अच्छा समझ नहीं आ पाता। तो आप वीडियो को ज़्यादा